हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू यूपीएससी मेड सिंपल। जैसे कि हमने लास्ट टाइम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 और पिट्स एक्ट ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 किया था। अभी हम वो सीरीज़ के कंटिन्यूएशन में द चार्टर एक्ट ऑफ 1793 करने वाले, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके वो वीडियो देख लीजिए और फिर ये वीडियो देखना, तो आपको एक कंटिन्यूटी लिंक मिलेगा, ठीक है। तो भी हम एक बार रिवाइज़ करेंगे कि हमने क्या किया था। बैकग्राउंड क्यों था कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्यों रेगुलेट करने लग गई ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी में एक फाइनेंशियल क्राइसिस था और ईस्ट इंडिया कंपनी ने लोन मांगा ब्रिटिश गवर्नमेंट से एक 1 मिलियन पाउंड्स का, ठीक है। एलिगेशन था ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर करप्शन का और नेपोटिज्म का, और फेमाइन भी आया था बंगाल में और बहुत सारे रीजंस थे। और एक्ट ऑफ 1773 ने क्या किया था कि टू एक्ट परमिटेड द कंपनी टू रिटेन इट्स टेरिटोरियल पोजीशन इन इंडिया बट सॉट टू रेगुलेट द एक्टिविटीज एंड फंक्शन ऑफ द कंपनी। मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने टेक ओवर नहीं किया था बट उसको सिर्फ रेगुलेट कर रहे थे, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को इंडिया में, ठीक है। गवर्नर जनरल अलॉन्ग विथ 4 काउंसिलर्स, प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम, मतलब जॉइंटली कॉल्ड द गवर्नर जनरल इन काउंसिल, ठीक है। एज पर दिस वॉरेन हेस्टिंग वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम। तो ध्यान रखना, गवर्नर्स इन काउंसिल ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे वर बॉट अंडर द कंट्रोल 1773 में। और क्या क्या देखा था हमने, सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था। डिफेक्ट्स क्या क्या थे 1773 के एक्ट में, गवर्नर जनरल के पास वेटो पावर नहीं था, और ये सारी चीज़ें करने से करप्शन भी स्टॉप नहीं हो रहा था, एंड सुप्रीम कोर्ट्स के पावर वेल डिफाइंड नहीं थे, ठीक है। फिर हम आएंगे, फिर हम आए थे पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 में। क्यों इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट दिया गया, क्योंकि वो टाइम पे विलियम पिट द यंगर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे व्हेन द एक्ट वाज पास्ड। क्या प्रोविजंस थी, पॉलिटिकल मैटर के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिएट किया था और कमर्शियल अफेयर्स के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। याद रखना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल मैटर्स के लिए एंड कमर्शियल अफेयर्स के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वर अपॉइंटेड। Board of Control took care of civil and military affairs. It comprised of 6 people: Secretary of State, Chancellor of Exchequer, 4 Privy Councillors. तो बेसिकली ये ड्यूल सिस्टम ऑफ कंट्रोल था। द कंपनी किससे रिप्रेजेंटेड थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट बाय बोर्ड ऑफ कंट्रोल। याद रखना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटिश, बीबी याद रखना, एंड कंपनी विथ कोर्ट ऑफ CCBB, ठीक है। द गवर्नर जनरल के चार थे मेंबर पहले, फिर अभी 3 कर दिए गए थे। वन ऑफ द वुड बी द कमांडर इन चीफ ऑफ ब्रिटिश क्राउन आर्मी। गवर्नर जनरल को राइट दिया गया था वेटो का, ठीक है। और 1784 के एक्ट के फीचर्स क्या क्या थे, उन्होंने डिस्टिंक्शन दिया बिटवीन कमर्शियल एंड पॉलिटिकल पार्टी एक्टिविटीज़ ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। फॉर द फर्स्ट टाइम द टर्म ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया वॉज यूज्ड। ध्यान रखना, ब्रिटिश पोजेशन 1784 में। That gave the British government direct control over the Indian administration. The company became subordinate to British government, unlike as in the previous regulate act where the government only sought to regulate, ठीक है, ध्यान रखना। तो हम आएंगे अभी चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में। इसे क्या बोलते हैं, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 बोलते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट ऑफ 1793 बोलते हैं। कहाँ पास हुआ था ये, ब्रिटिश पार्लियामेंट पास हुआ था, विच द कंपनी चार्टर वॉज रिन्यू। एवरी 20 ईयर्स में कंपनी चार्टर को रिन्यू करने की ज़रूरत थी, तो 20 ईयर्स हो चुके थे, तो 1773 से 20 साल, 1793 से 20 साल, 1813 ऐसे करके वो चार्टर रिन्यू कर रहे थे, ठीक है। प्रोविजंस क्या थे एक्ट के, द एक्ट कंटिन्यूड द कंपनीज रूल्स ओवर द ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया। जैसे चल रहा था वैसे चलने दिया, कंपनी के रूल वैसे चलन। इट कंटिन्यूड द कंपनीज ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया फॉर अनदर 20 ईयर्स, ठीक है। ट्रेड मोनोपोली मतलब वहाँ पे कोई और नहीं आ सकता, ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ पे ट्रेड कर सकती है, उसकी मोनोपोली, ठीक है। मोनोपोली मतलब वही ट्रेड कर सकता है। द एक्ट एस्टैब्लिश द एक्विजिशन ऑफ सॉवरेनिटी बाय सब्जेक्ट्स ऑफ द क्राउन is on the behalf of the crown and not on its own right, ठीक है। एक्ट एस्टैब्लिश किया एक्विजिशन ऑफ सॉवरेनिटी बाय द सब्जेक्ट्स ऑफ द क्राउन, मतलब जो सारे सब्जेक्ट्स है वो तो क्राउन केस में। क्या क्लियरली बोला, दैट कंपनीज पॉलिटिकल फंक्शंस वेर ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो भी कंपनी कर रही थी वो इट वाज ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट।
द कंपनीज डिविडेंड्स वेर अलाउड टू बी रेज टू 10%. कंपनी के जो डिविडेंड्स थे, जो उन पे पैसे इन्वेस्ट करते थे, जिसको जिसको डिविडेंड देते थे, उसको 10% के रेज कर दिया था. ठीक है. द गवर्नर जनरल वॉज गिवन मोर पावर्स. ही कुड ओवर राइड हिज काउंसिल डिसीजन अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस. तो गवर्नर जनरल को ज़्यादा पावर दी थी. कौन से इसमें हम क्या देख रहे हैं? 1793. ठीक है, हम क्या देख रहे हैं? 1793, चार्टर एक्ट ऑफ 1793. He was also giving authority over governors of Madras and Bombay. ठीक है. When the Governor General was present in Madras or Bombay, he would supersede in authority over the governors of. अगर वो गवर्नर जनरल मद्रास या बॉम्बे में आ गया तो वो वहाँ के अथॉरिटी के ऊपर चला जाएगा, मतलब सुपरसीड हो जाएगा. ठीक है. In the Governor General absence from Bengal, he could appoint a vice president from among the civilian member of his council. अगर गवर्नर जनरल कहीं बाहर जा रहा है तो वो एक वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा सिविलियन मेंबर ऑफ हिस काउंसिल से, वो हैंडल करेंगे पूरा. द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल चेंज्ड. इट वाज टू हैव अ प्रेसिडेंट एंड 2 जूनियर मेंबर्स हु वर नॉट नेसेसरी मेंबर ऑफ द प्रीवी काउंसिल. ठीक है. सैलरीज ऑफ द स्टाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल वर नाउ इन चार्ज टू द कंपनी. मतलब सारी सैलरी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की कंपनी में ये करेगी. ठीक है. मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो ब्रिटिश गवर्नमेंट से था, बट सिर्फ फिर भी उसका जो सैलरी है वो कंपनी पे करेगी. आफ्टर ऑल द एक्सपेंसेस द कंपनी हैड टू पे द ब्रिटिश गवर्नमेंट ₹5 लाख फ्रॉम इंडियन रेवेन्यू एनुअली. वेरी इंपॉर्टेंट. 5 लाख रुपए रेवेन्यू पे करने के लिए बोला था किसने? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी को. सीनियर कंपनी ऑफिशियल्स वर बार्ड फ्रॉम लिविंग इंडिया विदाउट परमिशन. ओके. If they did so, it would be considered as resignation. जो सीनियर मेंबर्स हैं उनको बोला गया था कि देश छोड़ के, मतलब भारत छोड़ के आपको नहीं जाना. अगर आप भारत छोड़ के गए तो आपका रेजिग्नेशन, मतलब आप दरखास्त हो चुके जॉब से, आप छोड़ के चले गए, ऐसे डिसाइड किया जाएगा. द कंपनी वॉज ग्रांटेड द अथॉरिटी टू ग्रांट लाइसेंसेस टू इंडिविजुअल्स एंड कंपनी एम्प्लॉयज़ टू कैरी ऑन ट्रेड इन इंडिया. ठीक है. लाइसेंसेस किसको? इंडिविजुअल्स एंड कंपनी एम्प्लॉयज़ को to carry trade in India. ठीक है. This was known as privilege or country trade. This lead to shipments of opium to China. Very important. क्या हुआ था? द कंपनी को ग्रांट किया था, परमिशन दी थी, अथॉरिटी दी थी. क्यों? वो लाइसेंस दे सके. किससे लाइसेंस दे सके? इंडिविजुअल और कंपनी को. किस चीज़ के लिए? टू कैरी ट्रेड इन इंडिया. ठीक है. दिस वॉज नोन एज प्रिविलेज और कंट्री ट्रेड. और इससे क्या हुआ? ओपियम चाइना को शिप किया जाने लगा. दैट सेपरेटेड द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड द जुडिशरी फंक्शन ऑफ द कंपनी, लीडिंग टू डिसअपीयरेंस ऑफ माल अदालत्स. माल अदालत्स क्या थे? रेवेन्यू कोर्ट्स थे. ठीक है. तो क्या किया ये एक्ट ने? एक्ट ऑफ 1793 ने क्या किया? रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी फंक्शन ऑफ कंपनी को अलग अलग कर दिया. तो लीडिंग टू डिसअपीयरेंस ऑफ माल अदालत्स, रेवेन्यू कोर्ट जो थे. ठीक है. तो हम ये था हमारा 1793 के बारे में. हाँ, अभी हम बात करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1813. तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के पहले एक बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये एक्ट क्यों पास करना पड़ा. द अर्लियर चार्टर, मतलब हमने जिसकी बात की, जो 1793, हैड गिवन ईस्ट इंडिया कंपनी अ मोनोपोली टू ट्रेड विथ ईस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 20 years, जैसे हमने बात किया. हाउएवर द राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट had brought hard days to the businessmen of England. बट क्या हुआ था? वो टाइम पे नेपोलियन का जन्म हुआ था, मतलब नेपोलियन पावर में आने लग गया था, और उसकी वजह से क्या हुआ? हार्ड डेज टू द बिजनेसमैन ऑफ इंग्लैंड. इंग्लैंड के जो बिजनेसमैन हैं उनको बिजनेस नहीं हो पा रहा था, सही से ये नहीं कर रहा था. नेपोलियन बोनापार्ट had put in place the Berlin Decree of 1806 and Milan Decree of 1807. ये जो दोनों डिक्री है, बर्लिन डिक्री ऑफ 1806 एंड मिलान डिक्री ऑफ 1807, ये क्या करता था? विच फॉरबिड द इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड इनटू यूरोपियन कंट्रीज अलाइड विथ और डिपेंडेड अपॉन फ्रांस एंड दस इंस्टॉल्ड सो कॉल्ड कॉन्टिनेंटल सिस्टम इन यूरोप. क्या है बेसिकली? तो आपको पूछ सकते हैं कॉन्टिनेंटल सिस्टम इन यूरोप इज रिलेटेड टू व्हाट, कि नेपोलियन बोनापार्ट ने हैड पुट इन प्लेस द बर्लिन डिक्री ऑफ 1806 एंड द मिलान डिक्री ऑफ 1807 विच फॉरबिड, मतलब मना की थी किसके लिए? इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड इनटू यूरोपियन कंट्रीज अलाइड विथ और डिपेंडेड अपॉन फ्रांस. क्या बोला था? विच फॉरबिड द इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स इन यूरोपियन कंट्रीज विच अलाइड, जो फ्रांस के अलाई करेगा और डिपेंड करेगा
upon France and thus installed the so-called continental system in Europe. Due to these hardships, the British traders demanded entry to the ports of Asia and dissolve the monopoly of East India Company. ठीक है. Apart from these hardships, the theory of free trade policy of Adam Smith had also become quite popular in those days. ठीक है. The supporters of this policy started giving arguments on how ending the monopoly of East India Company in trade with India could bring help the growth of British commerce and industry. जैसे बताने लगे कि आप अगर क्राउन और पार्लियामेंट को बोलने लगा आप अगर ऐसे करोगे तो कुछ देखो क्या क्या होगा, हमारा ब्रिटेन फ्लरिश हो जाएगा और ये होगा वो होगा. However, East India Company opposed to these arguments, giving logic that its political authority and commercial privileges cannot be separated. The controversy was later resolved by allowing all the British merchants to trade with India under a strict license system. तो बाद में क्या डिसाइड किया कि ट्रेड इन इंडिया कर सकते हैं बट एक लाइसेंस सिस्टम के अंदर. तो की प्रोविजंस देखते हैं. एंड ऑफ मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, चार्टर एक्ट ऑफ 1813. ठीक है, तो ध्यान रखना चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में इट एंडेड द मोनोपोली. मोनोपोली मतलब पहले सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड कर सकती थी इंडिया में, अभी बाकी भी कर सकते हैं ट्रेड. ठीक है, एंडेड द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. हाउएवर कंपनीज मोनोपोली इन ट्रेड विथ चाइना एंड ट्रेड इन टी विथ इंडिया वॉज केप्ट इंटैक्ट. मतलब मोनोपोली कौन सा? ट्रेड विथ चाइना एंड ट्रेड इन टी विथ इंडिया. Thus trade with India for all commodities except tea was thrown open to all British subjects. ठीक है, this lasted till 1833 when the next charter abolished the trade of the company. ठीक है, ध्यान रखना. अब ये चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ने क्या क्या किया? परमिशन दी. किसे परमिशन दी? क्रिश्चियन मिशनरीज. सर ये क्रिश्चियन मिशनरीज क्या होते हैं? ये वो होते हैं जो दूसरे देश जाते हैं प्रमोटिंग मॉरल एंड रिलीजियस इम्प्रूवमेंट्स. बेसिकली जो क्रिश्चियनिटी की का प्रवचन देते हैं और कन्वर्जेंस करते हैं क्रिश्चियंस में, तो उसको क्रिश्चियन मिशनरीज बोलते हैं. ठीक है, और अदर प्रोविजंस क्या है ये एक्ट के? द एक्ट रेगुलेटेड द कंपनीज टेरिटोरियल रेवेन्यूज एंड कमर्शियल प्रॉफिट्स. ठीक है, इट वॉज आस्क्ड टू कीप इट्स टेरिटोरियल एंड कमर्शियल अकाउंट सेपरेट. ओके, ठीक है, क्या किया इन्होंने? टेरिटोरियल रेवेन्यूज एंड कमर्शियल प्रॉफिट्स को अलग अलग रखने के लिए बोला एंड सेपरेट रखने के लिए बोला. द कंपनीज डेट वॉज टू बी रिड्यूस्ड एंड डिविडेंड वॉज फिक्स्ड एट 10.5% पर एनम. कंपनी का जो डेट है वो कम किया और डिविडेंड जो डिविडेंड देते हैं कंपनी वो 10.5% पे उसको पर एनम रख दिया फिक्स रेट पे. देर कौन सा देख रहे हैं हम? चार्टर एक्ट ऑफ 1813. ध्यान रखना. देर वॉज ऑल्सो अ प्रोविजन दैट कंपनी शुड इन्वेस्ट 1 लाख एवरी ईयर ऑन एजुकेशन ऑफ इंडियंस. हर साल में तुम 1 लाख रुपये इंडियंस को दोगे. किसके लिए? एजुकेशन इम्प्रूवमेंट के लिए उनके. कौन से? इसमें चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में. द एक्ट ऑल्सो एम्पावर्ड द लोकल गवर्नमेंट्स टू इम्पोज टैक्सेस ऑन पर्सन सब्जेक्ट टू द ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. क्या किया ये एक्ट ने? एम्पावर किया. किसे एम्पावर किया सर? लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर किया. क्या करने के लिए सर? टू इम्पोज टैक्सेस ऑन पर्सन सब्जेक्ट टू द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, nothing substantial was changed in terms of governance in the India except the Charter Act of 1813 for the first time explicitly defined the constitutional position of British territories in India. ठीक है, इतना कुछ ज़्यादा किया नहीं बट एक्सेप्ट क्या किया? ये पहली बार explicitly defined the constitutional position of British territories in India. That also empowered the local governments in India to impose taxes on persons and to punish those who did not pay them. तो ये हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1813. तो अभी हम 1793 और 1813 किए. अब नेक्स्ट में हम बात करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1833. जैसे सेंट हेलेना भी बोलते हैं बट ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ठीक है, सो गाइज इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू.